नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं दीपक डोभाल। 20 जुलाई का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर दर्ज हो गया। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से लाया गया केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में महज 126 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया। यूं तो इससे पहले भी कई बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन बीते 15 साल में ये पहला मौका था जब केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया है। आज विशेष में बात होगी इस अविश्वास प्रस्ताव की, इस दौरान हुई चर्चा की और सरकार के जवाब की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो केंद्र सरकार के खिलाफ टीडीपी का विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में खारिज हो गया। लोकसभा में शुक्रवार को प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। चर्चा में शामिल विपक्षी दलों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए नकारात्मक राजनीति के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद हुई वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 126 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 वोट पड़े। Subject to correction, the result of the division is ayes 126, noes 325. So noes have it. Motion is negative. प्रस्ताव पर मतदान से पहले लोकसभा में लंबी बहस चली। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव को भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का परिचायक बताया। उन्होंने टीडीपी और विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए एनडीए सरकार के कार्यकाल को जनहितैषी बताया। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान विकास के प्रति नकारात्मक राजनीति की छवि देखने को भी मिली। वैसे मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन देश को ये भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है, और उन सब का चेहरा निखर करके सज धज करके बाहर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 4 साल के सरकार के कामकाज को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार की नहीं, बल्कि कांग्रेस और विपक्ष की एकजुटता की परीक्षा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा कि सपने पर और दर भी थोड़ी मुहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है कहीं बिखर न जाए, इसकी चिंता पड़ी। प्रधानमंत्री ने बीते 4 सालों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और दावा किया कि इन कामों पर जनता की मुहर सरकार पर उसके विश्वास को जाहिर करती है। हमने तो सीखा है, सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर, मैं सार ग्रहण करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार यह कहलाता है 2019 में पावर में आने नहीं देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है,
लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया। हालांकि संख्या बल को देखते हुए ये पहले ही लगभग तय था कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं है। 545 सदस्यों वाली लोकसभा में मौजूदा समय में लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर 533 सांसद हैं, यानी बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए 266 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लोकसभा अध्यक्ष को हटाकर बीजेपी के पास अभी 273 सदस्य हैं। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों में शिवसेना के 18, एलजेपी के 6, शिरोमणि अकाली दल के 4, आरएलएसपी के 3, जेडीयू के 2, अपना दल के 2 और अन्य के 6 सदस्य हैं। इस तरह सदन में बीजेपी और उसके समर्थक दलों की कुल संख्या 314 है। ऐसे में बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव को गिराने और सरकार बचाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो मौजूदा समय में लोकसभा में कांग्रेस के 48 और टीडीपी के 16 सांसदों के साथ बाकी बचे दलों को मिलाकर भी 266 का आंकड़ा विपक्ष नहीं छू पा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली टीडीपी ने इस कदम के पीछे 4 कारण बताए। आइए सुनते हैं वो कौन से 4 कारण थे और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा किस तरह से उठाया। This no confidence motion has been brought by the TDP for 4 reasons: fairness, trust, priority, and bias. Or rather, lack of fairness, lack of trust, lack of priority, and lack of an unbiased approach towards Andhra Pradesh. Lack of fairness is about the unscientific and undemocratic bifurcation and its impact on the people of AP. Lack of trust is about where the Modi regime has used misleading, delaying, denying, deflecting, confusing, collusion, and coercion tactics to betray the people of AP. Lack of priority is how AP is getting the least priority, and lack of unbiased approach where funds given to AP are far less than what is being given to projects across India. Since nothing has been done so far on the special package, we are demanding to implement the cabinet decision on special category status to Andhra Pradesh, madam. So I wish to clarify the critics of our Chief Minister and the TDP that we're treading the right path. It is only you who are changing the goalposts for nefarious political gains. और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीडीपी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में नहीं रहते हुए भी बीजेपी आंध्र प्रदेश के हितों के लिए प्रतिबद्ध थी और मौजूदा सरकार ने भी आंध्र प्रदेश के हितों का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं रखी। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और स्पेशल असिस्टेंस पैकेज में किए हुए हर कमिटमेंट को पूरा करना चाहती थी, लेकिन टीडीपी ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यू टर्न किया। और माननीय अध्यक्ष महोदया जी, टीडीपी ने जब एनडीए छोड़ने का तय किया तो मैंने चंद्रबाबू से फोन किया था। ये जानकारी आपके लिए नहीं होगी, आपके काम की जानकारी है। टीडीपी एनडीए से निकले, चंद्रबाबू से मेरी फोन पे बात हुई और मैंने चंद्रबाबू से कहा था कि बाबू, आप वाईएसआर की जाल में फंस रहे हो। वाईएसआर के चक्र में आप फंस रहे हो। और मैंने कहा आप वहां की स्पर्धा में आप किसी हालत में आप बच नहीं पाओगे। ये मैंने उनको इस दिन कहा था और मैं देख रहा हूं को झगड़ा उनका वहां का है, उपयोग सदन का किया जा रहा है। और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंध्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आंध्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे राजधानी का काम हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार आंध्र की जनता के कल्याण के काम में कोई पीछे नहीं रहेगी। उनके जो मदद कर सकते हैं हम करते रहेंगे। आंध्र का भला हो, उसी में देश का भला हो, ये हमारी सोच है।
और वहीं आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की ज़्यादातर बातों को लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए और गुंटूर और विजयवाड़ा के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। एपी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का जहां तक सवाल है, काफी हद तक इसे इंप्लीमेंट किया गया है। कुछ चीजें शेष रह गई हैं, क्योंकि दो राज्यों के विवाद का यह प्रश्न था। जब तक उसमें सहमति नहीं बनती है तब तक उसे हल नहीं किया जा सकता, इसलिए पड़ा हुआ है। 1500 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए हम लोगों ने दिए हैं, जिस पर की माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि यह बहुत ही कम है। जबकि गुंटूर और विजयवाड़ा के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 7158 करोड़ में से 6764 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए और इस प्रोजेक्ट की कास्ट रिवीजन पर भी इस समय हमारे यहाँ विचार चल रहा है। जल्दी ही इस संबंध में फाइनल डिसीजन किया जाएगा। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए 1050 करोड़ रुपए हमारी सरकार के द्वारा अलग से दिए गए और जरूरत होगी तो और करेंगे। चूंकि डिवीजन के समय रिसोर्स गैप बना, उसको समाप्त करने के लिए 4117 करोड़ में से 3979 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। 2015 से लेकर 20 तक 22,113 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में आंध्र प्रदेश को रेकमेंड किए थे। हमने 2015 और 80 के बीच 15,969 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज कर दी है, यह भी किया है। और आंध्र प्रदेश को अलग से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, अमरावती के लिए 100 किलोमीटर लंबी रिंग रोड, एम्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से 135 करोड़ रुपए ये रिलीज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, वाइजैक चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई है। यह सब आंध्र प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस के तहत दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया और करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। और सरकार पर जीएसटी को लेकर लगाए गए आरोपों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने जीएसटी का मसौदा तैयार करते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा था। आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी। जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। राहुल गांधी ने राफेल एयरक्राफ्ट की डील पर भी सरकार और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के साथ सीक्रेसी पैक्ट का हवाला देकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल विमान का दाम बताने से इनकार कर दिया है। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से
जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। और राफेल डील पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष राफेल डील पर झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने से सत्य छिप नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष इसके जरिए देश को गुमराह कर रहा है। राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे, बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सत्य का गला घोटने की कोशिश है। देश की जनता भली भांति जानती है। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए सदन को बताया कि राफेल एयरक्राफ्ट डील पर सीक्रेसी पैक्ट 2008 में यूपीए सरकार के समय हुआ था और इस समझौते पर तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के दस्तखत थे। On the secrecy clause, I'd like to show it before you, and I've submitted it for your consideration. Yes. It's an agreement which was signed during the previous government in the year 2008, 25th January 2008, agreement of secrecy, which is an umbrella agreement, which was signed by the then Honorable Defense Minister A.K. Antony. As per the Article 10 of the Intergovernmental Agreement between Government of India and Government of France on the purchase of Rafale aircraft, the protection of the classified information and materials exchanged under the IGA shall be governed by the provisions of security agreement signed on 25th January 2008. और राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगपतियों का 2,50,000 करोड़ रुपया का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने से वित्त मंत्री ने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री, आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ, आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं 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 नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। एमएसपी को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पूरे देश में एमएसपी के तहत सिर्फ 10,000 करोड़ का ही फायदा दे रही है। एमएसपी का जुमला स्ट्राइक, और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। और एमएसपी पर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार के कारण ही किसानों के हित में एमएसपी आ सका। कांग्रेस ने सालों तक किसानों के हित में कुछ नहीं किया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लागत
150% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये रोका था किसने? अरे आपके पास तो ये रिपोर्ट 2006 से पड़ी थी और आप 2014 तक सरकार में थे। 8 साल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई। हमने निर्णय किया था हम किसानों को एमएसपी 1.5 गुना करके देंगे, हमने किया। और जब यूपीए सरकार 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान किया तो उसमें 50% वाली बात को खा गए, उसको गायब कर दिया गया। इसके आगे भी 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एमएसपी सिर्फ बातें करते रहे और जनता को, किसानों को झूठा विश्वास देते रहे। और राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। और मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से भी मॉब लिंचिंग रोकने की अपील की। मैंने कहा है यह घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से कड़ाई से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह भी मैंने कहा है केंद्र सरकार के जिस भी सहयोग की जरूरत होगी, इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पूरा सहयोग हम मुहैया कराएंगे। मैं यह भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और राज्य सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कठोर से कठोर, यदि अलग से कानून बनाने की जरूरत है तो कानून बनाया जाए और मॉब लिंचिंग को रोका जाना चाहिए। लेकिन मॉब लिंचिंग पर बोलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, मॉब लिंचिंग की स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना यदि कभी हुई है तो 1984 में हुई है, 1984 में हुई है। हिंदू तालिबान और हिंदू पाकिस्तान जैसे शब्दों पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जब देश के अन्य राज्यों में हिंसा होती है और कश्मीर में सैनिकों की हत्या पर जश्न मनाया जाता है, तब हिंदू तालिबान की याद नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें भारतीय संस्कृति के लिए ठीक नहीं हैं। ऐसे भी हमारे कुछ नेता हैं, कुछ सांसद हैं जो कभी हिंदू तालिबान की बात बोलते हैं, कभी हिंदू पाकिस्तान की बात बोलते हैं। अध्यक्ष महोदया, वो भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, भारत को क्या बनाना चाहते हैं? मैं उनसे कहना चाहता हूं उनकी दौरे हुकूमत में अध्यक्ष महोदया क्या हुआ है? केरल के एक अध्यापक जोसेफ का सरेआम हाथ विद्यालय के बच्चों के सामने काट लिया गया, तब क्या तालिबान उन्हें याद नहीं आया? इतना ही नहीं, कश्मीर में सैनिकों की हत्या पर जब जश्न मनाया जाता है तब उन्हें तालिबान की याद नहीं आती। और यहां पर हिंदू तालिबान की बात की जा रही है। संसद पर हमला करने वालों के प्रति जो सहानुभूति व्यक्त करे, उस समय तालिबान की याद नहीं आई। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।